हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरव एक आलसी किस्म का लड़का था। उसने गर्लफ्रेंड तो पटा ली, लेकिन उसका खर्चा उठा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के साथ चाय के अड्डे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका दोस्त सौरभ कहता है, यार तेरी तो लॉटरी लग गई। हॉट गर्लफ्रेंड, करोड़पति, ऊपर से इकलौती जिससे तेरी शादी होने जा रही है। वो तो है ही मजे मेरे। शादी करने के बाद ठाट से रहूंगा, पलंग तोड़ूंगा, नौकरों को राजा की तरह ऑर्डर दूंगा। हाँ भाई, तेरे तो मजे हैं। हमारी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है कि हमें सताती रहती है और तब तक सताती है कि जब तक 10,000 की शॉपिंग ना कर ले। उसे नींद नहीं आती, आधी रात को कॉल करके बताती है, बेबी मुझे नींद नहीं आ रही, कल शॉपिंग करा देना। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं तो उसके पैसों से टॉप लेवल के क्लब्स में जाता हूँ, मजे से ऐश करता हूँ और मुझे वो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी भाभी तेरे प्यार में अंधी जो है। अरे फोन आ रहा है मेरी स्वीट हार्ट का, जरा 1 मिनट। हेलो दीपिका। हाँ बोलो। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। ओह नो, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो। सॉरी जान, अभी तो मैं नहीं आ सकता। क्या है ना, नींद आ रही है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। ठीक है जान, ख्याल रखना अपना। अबे तूने झूठ क्यों बोला कि तू सो रहा है? इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, प्यार से बुला रही होगी तो चला जाता है ना। अबे यार, सारा दिन उसी के साथ रहता हूँ, आज तुम्हारे साथ रहने दो। चलो क्लब चलते हैं, आज मैं पिलाता हूँ। ओके तो चलो। इस तरह गौरव अपने दोस्त के साथ क्लब में पहुंच जाता है और उन्हें ट्रीट दे रहा होता है। वो पार्टी खत्म करके जैसे ही ड्रिंक्स की पेमेंट करता है, तभी एक लड़का उसके हाथ से पैसे लेकर भाग जाता है। गौरव उस लड़के के पीछे भागते भागते बालकनी में आता है। जैसे ही गौरव उस लड़के से पैसे छीनता है, इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो बालकनी की ग्रिल से दूसरी तरफ हवा में लटक जाता है और हवा में लटके हुए वो खुद से बोलता है, हे भगवान मुझे बचा लो। मैं तो अपनी लक्ष्मी जी को बचा रहा था, लेकिन आपने मुझे ही खतरे में डाल दिया। प्लीज गॉड मुझे बचा लो। गौरव हवा में लटका हुआ ही होता है कि तभी उसके जेब में रखा हुआ फोन बजता है और कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपिका का था, जो कि उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, जिसकी बालकनी में गौरव लटका हुआ था। जैसे ही गौरव की नजर उस पे जाती है, वो खुद से बोलता है, नारियल से गिरे खजूर में अटके मेरे सारे नल्ले दोस्त हैं, एक भी मुझे देखने नहीं आ रहा। कब से लटका हुआ हूँ, ऊपर से दीपिका भी यहीं आ गई। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, घर पर सो नहीं रहा था, तो कच्चा चबा कर खा जाएगी और फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरा जूता गिरने वाला है। भगवान मुझे और मेरे जूते को बचाओ, इसके पास ना जाए बस। वो इतना बोलता ही है कि गौरव के पैरों से जूता निकलकर गिर जाता है और दीपिका के पास ही गिरता है। जिसके बाद वो ऊपर देखती है और बोलती है, ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा, फिर ये जूता कहाँ से आया? और ये जूता तो गौरव का है, मैंने ही उसे दिलाया था, पर ये यहाँ कैसे? कहीं उसने मुझे पागल तो नहीं बनाया? घर का बहाना बोलकर वो यहाँ क्लब में आया हो। अभी कॉल करती हूँ। वो इतना बोलती ही है कि इतने में उसके दोस्त आकर गौरव को बचा लेते हैं और गौरव बोलता है, शुक्र है यार तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं गिरता और दीपिका की नजरों में भी गिर जाता। भाभी तुझे फिर से कॉल कर रही है, उठा ले। हाँ उठाता हूँ। हेलो, हाँ दीपिका बेबी। कहाँ हो तुम गौरव? तुम्हारा जूता मुझे क्लब के पास मिला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं बेबी, झूठ नहीं बोल रहा। वो तो मैं क्लब के पास आया था एक दोस्त की मदद करने, तभी एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था। उसे रोकने के लिए मैंने उसे जूता फेंक कर मारा। तो मेरे पास आ जाओ ना बेबी। जान अब तो हूँ नहीं मैं वहाँ, ऐसा करो तुम आ जाओ, कल मिल लूंगा तुमसे मैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। गौरव उसके पैसों पर चीजें खरीदता रहता। थोड़े टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। इस बात की खबर दीपिका की माँ मंजू को नहीं होती। दीपिका और गौरव जैसे ही शादी करके अपने घर जाते हैं, तभी दीपिका अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ देखो मेरे साथ कौन आया है, जल्दी आओ ना। अरे हाँ बेटा बोल, आ गई मैं। ये क्या, ये कौन है? और तू शादी के जोड़े में? क्या तूने मुझे बिना बताए इस लड़के से शादी कर ली?
आखिर है कौन ये लड़का, क्या स्टेटस है इसका, बता सकती है? माँ ये गौरव है। ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है और हाँ मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, मुझे सब कुछ बताता है। और आज से ये आपका दामाद है तो इसका स्टेटस तो खुद ही हाई हो गया। बेटी तू ये कैसी बातें कर रही है, और तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करता है ये। नहीं मम्मी जी, मैं दीपिका से बहुत प्यार करता हूँ, आपके पैसों से नहीं। हाँ मानता हूँ आज कोई नौकरी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। वाह बेटी, इतना बड़ा कदम उठाया तूने और मुझे बताया भी नहीं। ना तो ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा है, ना ही इसका कोई ठिकाना है। पर मम्मी जी मैं तो अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ। दीपिका देख तेरे पति को कैसे बिना सिर पैर वाली बातें कर रहा है। माँ अब जो हो गया सो हो गया। अब गौरव मेरा पति है और आपका दामाद है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा माफ करो, हलवे की प्लेट साफ करो। वाह, खड़े खड़े मेरी बेटी ने इसको इतना अमीर बना दिया। अब ये यहाँ जमाई बनकर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगा। ठीक है बाबूलाल, इसका कमरा तैयार करो। मम्मी जी दूसरे कमरे की क्या जरूरत है, मैं दीपिका के कमरे में ही रहूंगा आपसे। इस तरह गौरव को दीपिका से शादी करने के बाद उसका ससुराल मिल गया था, जहां वो घर जमाई बनकर अपनी जिंदगी बिताने लगता है। शादी के कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन गौरव अपने कमरे में लेटकर आराम फरमा रहा होता है। तभी उसकी सास उसके पास जाती है और कहती है, अरे दामाद जी समय देख रहे हो आप, क्या हो रहा है? हाँ मम्मी जी 2 बजने वाले हैं। हाँ 2 बजने वाले हैं और तुम हो कि अभी तक बिस्तर से ही नहीं उठे। मैं बस उठने ही वाला था मम्मी जी। कब? जब खाना खाने के लिए आपको मेरी बेटी बुलाने आती। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मंजू और गौरव एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दीपिका आ जाती है और गौरव को जगह देखकर उससे बोलती है, अरे आप उठ गए, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको उठाने ही आने वाली थी। अब देखो मैंने क्या कहा था तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं लेट तक सोता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा तो बताओ ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? अरे मेरी प्यारी मम्मी जी, दीपिका से प्यार करने से ज्यादा कोई और भी जरूरी काम हो सकता है क्या? क्यों दीपिका? हाँ बेबी, अच्छा चलो मैंने खाना बना दिया है, माँ आप भी आ जाइए। ऐसा कहकर दीपिका वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे गौरव भी निकल जाता है। मंजू वहीं खड़ी खुद से बोलती है, मैं क्या करूँ इस आदमी का, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मेरी बेटी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरी बेटी है कि ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद मंजू भी सबके साथ खाने के लिए नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है गौरव पहले से ही खाना खाने बैठ चुका है। मंजू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गौरव से बोलती है, थोड़ी सी शर्म लिहाज है या नहीं है तुम दोनों के अंदर? क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? आज तू कुछ नहीं बोलेगी दीपिका, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ हुआ क्या है ये तो बता दो। ये कहीं का राजा महाराजा है क्या जो सबसे पहले आकर खाने की टेबल पर बैठ गया? अरे हम मर गए थे क्या? बस सारा दिन तो ये बिस्तर पर पड़े पड़े कमर तोड़ता रहता है और बाकी के समय महाराज जी को शाही खाना चाहिए। मंजू गुस्से में आकर गौरव को बहुत कुछ सुना देती है। गौरव भी सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है, जिसके बाद वो मंजू से सिर्फ एक ही बात बोलता है, आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है ना मम्मी जी, तो ठीक है मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रही हैं? अरे दीपिका ये इसके बहाने हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला। दीपिका की कसम, मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और अब मैं उसी दिन लौट कर आऊंगा जब मैं एक काबिल इंसान बन जाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर गौरव वो घर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद गौरव बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी कंपनी में जॉब ढूंढता है, जिसके बाद वो पूरी ईमानदारी और लगन से वहाँ काम करता है और 6 महीने बाद वो वापस अपने ससुराल में जाता है, जहाँ दीपिका उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गौरव दीपिका से बोलता है, कैसी हो मेरी जान? बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके बिना एक एक पल कैसे काटा है। सासू माँ कहाँ है? वो इतना कहता ही है कि तभी मंजू आती है
और इतराकर बोलती है, ओ तो दामाद जी आए हैं, आ गए ना खाली हाथ मटकाते हुए। देखा बेटी, मैंने तो कहा था ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। इतने टाइम बाद आया और 2 पैसे भी कमा नहीं पाया। ये क्या तुम्हें खुश रखेगा? मैं तो कहती हूँ अभी के अभी इसे डिवोर्स दे दे। ये ले पेपर और साइन करके इसके मुंह पे मार। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आप ऐसे सोच सकती हैं। दीपिका, आज मम्मी जी को बोलने दो। उनके अंदर की सारी गुस्से भरी बातें आज बाहर आ जाने दो। मम्मी जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बाहर चलिए। गौरव मंजू और दीपिका को जैसे ही बाहर लेकर जाता है तो मंजू उस ऑडी को देखकर हैरान हो जाती है। गौरव उसे और भी एक्सपेंसिव चीजें दिखाता है, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बताता है कि ये सब उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। उसका ये जज्बा देखकर मंजू उससे माफी मांगती है और उस पर विश्वास करते हुए अपनी कंपनी उसे हैंडओवर कर देती है, जिसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब मंजू अपने दामाद को कभी भी नल्ला कहकर नहीं पुकारती। गणपत एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी सरस्वती रहती थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन गणपत अपनी बेटी सरस्वती से बोलता है, अरे लाडो, देख मैं बाजार से कितने सुंदर सुंदर रंग लाया हूँ। बहुत सुंदर पिताजी, इससे तो दिवाली की मूर्तियाँ और भी खूबसूरत लगेंगी। अरे अगर इस बार काम अच्छा हुआ ना तो तेरे लिए तोहफे लेकर आऊंगा। सच्ची पिताजी? तो मेरा तोहफा पक्का ना? कुछ ही दिनों बाद गणपत की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब आर्थिक तंगी ने उनके घर को अपनी चपेट में और भी ज्यादा लेना शुरू कर दिया था। गणपत के घर में 2 जून की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुट पाती थी। उनके परिवार के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, जिसके कारण उसकी पत्नी लक्ष्मी उसके काम का सारा जिम्मा अपने सर ले लेती है। लक्ष्मी अपने काम का आरंभ भगवान के सामने प्रार्थना करने से शुरू करती है। ए भगवान, मेरे पति की तबीयत और घर के हालात दोनों ही बिगड़ते जा रहे हैं। आप ही मेरी बिगड़ी बनाओगे प्रभु। माँ जल्दी कीजिए, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ सच तो चलती हूँ, बस तुम आगे चलो। माँ मैंने सारी तैयारी कर ली है, मिट्टी भी ले आई, चाक भी आंगन में रख दिया। मिलकर ढेर सारे दिए और खिलौने बनाएंगे। और जो तेरे पिताजी रंग लाए थे वो कहाँ रखे हैं? माँ पर रंग तो खत्म हो गए थे, आपको बाजार से नए लाने पड़ेंगे। यहाँ रोटी के पैसे जुट नहीं रहे और बिटिया रानी, रंग अलग ही मुसीबत है। वो रोज रोज मिट्टी के दिए, खिलौने और अन्य सामान बनाकर घर घर बेचने लग जाती है। पर लोगों पे तो मानो जैसे चाइनीज सामान खरीदने का नशा चढ़ जाता है और बेचारी लक्ष्मी की सारी मेहनत हारने लगती है। ऐसे ही एक शाम को वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी गणपत बोलता है, अरे एक गिलास पानी तो देना जरा। ये लीजिए पानी। अरे पता नहीं कब तक ठीक होऊंगा मैं। लक्ष्मी, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तक तो आप ही कमा कर खिला रहे थे ना हमें। अब मुझे भी आपकी सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। हे भगवान, अब और नहीं सहा जाता, बस उठा ले अब तो। बस कीजिए, बहुत हुआ आपका। अगले दिन लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ मिट्टी का सामान बेचने जाती है। तभी अचानक रोड पे उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका एक पैर टूट जाता है और उसका सारा मिट्टी का सामान चकनाचूर हो जाता है। सरस्वती अपनी माँ को ऐसा देख बहुत घबरा जाती है और वो उन्हें संभालते हुए गाड़ी वाले पर गुस्सा करती है। तभी गाड़ी से एक नौजवान निकलता है, जिसका नाम पवन होता है। अरे अरे, कहीं आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मेरी टांग। माँ तुम ठीक तो हो ना? उठो और यही ज्यादा बाहर निकलो अपनी गाड़ी से। सत्तो, हमारा
सारा सामान चकनाचूर हो गया। अब क्या होगा? अरे माँ जी, ओह शिट, ये क्या हो गया यार? गाड़ी की हेडलाइट जैसी आंखें हैं तुम्हारी, दो इंसान नजर नहीं आए, मेरे सारे खिलौने तोड़ के चकनाचूर कर दिए। मैम आई एम वेरी सॉरी, वो बस ब्रेक नहीं लगे मुझसे। और अरे माता जी, आपको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अरे ये जो नुकसान हो गया इसकी भरपाई कौन करेगा? मैम आई एम वेरी सॉरी, मैं पूरी भरपाई कर दूंगा। बताइए कितने पैसे हुए? पैसे वैसे बाद में गिनना, पहले मेरे सारे खिलौने उठाओ। मैम आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी उठा देता हूँ। पवन सरस्वती और उसकी माँ लक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उनका इलाज चल रहा होता है। सरस्वती अपनी माँ के एक्सीडेंट से बहुत मायूस हो जाती है। तभी पवन उसके पास आता है और बोलता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? वहाँ पिताजी की तबीयत खराब है, यहाँ माँ इतनी सीरियस है, ऊपर से मेरा इतना नुकसान हो गया वो अलग। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका जितना भी खर्चा हुआ मैं देने को तैयार हूँ। आप जितना एक्स्ट्रा कहेंगे मैं वो भी दे दूंगा। साहब, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं गरीब जरूर हूँ पर भिखारी नहीं। कितनी स्वाभिमानी और खुददार लड़की है यार। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? ना कुछ नहीं, तुम्हें जैसा ठीक लगे। वैसे मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट मैनेजर हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। आपने इतना बोल दिया, बस साहब, हम गरीब के लिए तो इतना ही बहुत है। कुछ समय बाद सरस्वती की माँ लक्ष्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। अब उनकी बेटी सरस्वती के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो गली गली अपना सामान बेचने लगती है। तभी वहाँ पवन की गाड़ी जा रही होती है और उसकी नजर सरस्वती के ठेले पर पड़ती है। दिए ले लो दिए, आओ दिए ले लो दिए, माटी के खिलौने, माटी का गुलदस्ता, आओ जल्दी आओ, इतने सस्ते दाम में दोबारा नहीं मिलेंगे। अरे तुम यहाँ दिए बेचती हो? हाँ साहब, देखिए कितने प्यारे खिलौने हैं, आपको कुछ पसंद है तो बताइए। ये माटी की गुड़िया, ये गणेश जी की मूर्ति और ये फूलदान, कमाल की कारीगरी है यार। कोई इनकी क्या ही कीमत देगा। इतने बड़े बाबूजी, और मोल भाव कर रहे हो? 50 रुपए के हैं तीनों, कहो तो दूं। ये लीजिए। इतना बड़ा नोट मेरे पास छुट्टे नहीं है। रखिए कीप द चेंज। हाय तौबा, ऐसे कैसे रख लूं? मुझे तो बस मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। और हाँ, पैसे ही ऐंठने होते तो उस दिन आपसे हॉस्पिटल में ना ले लेती। पवन को सरस्वती की सादगी भा जाती है। उसकी कारीगरी से खुश होकर पवन उसे एक ऑफर लेटर भी देता है, जिससे उसके परिवार के हालात सुधरने लगते हैं। अक्सर काम के सिलसिले में उन दोनों की मुलाकातें होती ही रहती हैं। पवन और सरस्वती एक दूसरे को चाहने लगते हैं। कुछ ही समय बाद दिवाली का सीजन आ जाता है। इस बार चाइनीज माल मिट्टी की महक के आगे फीका पड़ जाता है। शाम को लक्ष्मी और उसका परिवार माता लक्ष्मी की पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पवन मिठाई का डब्बा लिए पहुँच जाता है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, हाय सरस्वती, आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्ते सर, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। अरे सरस्वती, साहब का मुंह मीठा तो करा जरा। हैप्पी दिवाली। सच बताऊं, तुम एकदम फरिश्ते के जैसे हमारी जिंदगी में आए। अरे पवन साहब, आप यहाँ? हैप्पी दिवाली, ये लीजिए मिठाई, मैंने अपने हाथों से बनाई है। जी शुक्रिया। वैसे आज दिवाली के इतने शुभ दिन पर मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है साहब? क्या कोई गलती हो गई हमसे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दरअसल मैं सरस्वती से शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। इस तरह सरस्वती पवन के घर की लक्ष्मी बन जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।